नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अमित सिंह पुनः आप सबके सामने उड़ान द फ्लाई के ऑनलाइन माध्यम से फिर हाजिर हूँ। और आज हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड सिविलाइजेशन के बारे में। पिछले लेक्चर में मैंने वर्ल्ड सिविलाइजेशन के मैंने बताया था आपको संस्कृति और सभ्यता के बारे में कि संस्कृति और सभ्यताएं क्या होती हैं। जैसा कि इस प्रश्न पत्र में हम लोगों को पढ़ना है विश्व की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में, तो आज उन्हीं सभ्यताओं से संबंधित हम लोग बात करेंगे। और हमारी पहली इकाई में हम लोगों को मिस्र की सभ्यता के संदर्भ में बात करनी है। और मिस्र की सभ्यता के संदर्भ में बात करने से पूर्व एक और बात जो कि बहुत महत्वपूर्ण है इस विषय से संबंधित, वो ये कि सबसे पहले हमें जानना है कि मिस्र में सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई। और जब हम मिस्र में सभ्यता की उत्पत्ति पर ध्यान देंगे तब हम ध्यान देंगे कि यहाँ की ज्योग्राफी क्या है। क्योंकि मैंने अपने पूर्व के लेक्चरों में बात की है कि जब भी हम किसी संस्कृति या सभ्यता के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर भौगोलिक परिस्थिति की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। किन भौगोलिक परिस्थितियों में वहाँ पर संस्कृति एवं सभ्यता का जन्म हुआ, ये जानना बहुत आवश्यक है। और उसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग बात करेंगे मिस्र की भौगोलिक स्थिति के बारे में, ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इजिप्ट। और हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी फेवरेबल कंडीशन थी, ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जिसके कारण मिस्र में एक विशाल सभ्यता का उदय हुआ। अक्सर ये प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी अनुकूल परिस्थितियाँ, भौगोलिक परिस्थितियाँ डेवलप रहती हैं जिसके कारण कहीं किसी विशेष स्थान पर एक सभ्यता का उदय होता है। क्यों नहीं विश्व के सभी स्थानों में सभ्यता का उदय हुआ, क्यों कुछ स्थानों पे ही सभ्यताओं का उदय हुआ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और हम आज इस वीडियो के माध्यम से इस प्रश्न को समझने का भी प्रयास करेंगे कि क्यों विश्व के कुछ ही भागों में सभ्यताओं का उदय हुआ और उन सभ्यताओं के उदय होने के पीछे क्या क्या प्रमुख कारण रहे होंगे। तो आइए हम और आप बात करें अब मिस्र की भौगोलिक परिस्थिति के संदर्भ में कि मिस्र कैसी भौगोलिक स्थिति को शेयर करता है विश्व के मैप में। तो ये विश्व का मानचित्र है। मैंने पहले भी विद्यार्थियों आपको ये बात बताई थी कि आपको अगर इस सिविलाइजेशन को, इस सिविलाइजेशन वाले पेपर को बेहतर तरीके से समझना है तो आपको विश्व के मैप को समझना बहुत ज़रूरी है। आप मैप को ले लीजिए, मैप में प्रैक्टिस करिए और देखिए कि कहाँ पर आपकी सभ्यताएं उत्पत्ति हुई है, कहाँ पर आपकी सभ्यताओं की उत्पत्ति हुई है प्रमुख रूप से। तो विश्व के मैप में अगर हम देखें तो मिस्र जो कि पूर्वी अफ्रीका का एक देश है, वर्तमान में भी ये देश उपस्थित है। अंग्रेजी में इसे इजिप्ट और हिंदी में मिस्र के नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी काहिरा है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्राचीन शहर भी है और एक बहुत महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल भी है और एक बहुत महत्वपूर्ण पर्यटन नगरी भी है। मिस्र की सभ्यताओं के संदर्भ में जब भी हम बात करते हैं तो बात पिरामिड की ज़रूर होती है, क्योंकि पिरामिड एक ऐसा वास्तुकला का प्रतीक है जो कि विश्व के अजूबों में शामिल है। तो अगर हम मिस्र को देखें और उसको भौगोलिक परिस्थिति को समझने का प्रयास करें तो हम देखते हैं कि मिस्र जो कि पूर्वी अफ्रीका का एक देश है, उस देश की भौगोलिक स्थिति क्या है। तो जब हम देखते हैं कि उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है तो उसके पश्चिम में लीबिया नामक देश है, रेगिस्तानी क्षेत्र है। अगर हम मिस्र की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में देखें तो मिस्र भी मुख्यतः रेगिस्तान और नील नदी के द्वारा निर्मित उपजाऊ मिट्टी के क्षेत्र के कारण ही मिस्र का विकास हुआ है। मिस्र एक प्रमुख देश के तौर पर वहाँ पर एक सभ्यता का विकास दिखाई पड़ता है। और तो मिस्र के पश्चिम में लीबिया नामक देश है जो कि रेगिस्तान का क्षेत्र है। और अगर हम मिस्र सभ्यता में इस देश के संदर्भ में देखें तो इसको यार भूमि या मरुस्थलीय क्षेत्र या रेड भूमि के नाम से, रेड एरिया के नाम से जाना जाता रहा है। साथ ही साथ इसके दक्षिण में अगर हम देखें तो इसके दक्षिण में सूडान नामक देश है। सूडान
जो कि वर्तमान में एक बहुत खूंखार देश की श्रेणी में इसको रखा जाता है, बहुत असुरक्षित देश की श्रेणी में सूडान को रखा जाता है, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि सूडान एक ऐसा देश है जहां पर भौगोलिक स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, प्राकृतिक संपदाएं उतनी बेहतर नहीं है जिसके माध्यम से उपज बेहतर तरीके से हो पाए और आर्थिक व्यवस्था ठीक ठाक से चल पाए। तो सूडान के बारे में अगर आप वर्तमान में समझने की कोशिश करें तो सूडान एक ऐसा देश भी है जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के समुद्री लुटेरों का संगठन चलाया जा रहा है, लंबे समय से संगठन वहाँ पर कार्य कर रहा है और लूटपाट इनकी अर्थव्यवस्था का एक मूल आधार भी दिखाई पड़ता है। तो ये दक्षिण में स्थित है मिस्र देश के। वहीं इसके पूरब में रेड सी लाल सागर है और इसके उत्तर पूर्वीय क्षेत्र जो कि जॉर्डन और इराक के क्षेत्र से मिला हुआ दिखाई पड़ता है। साथ ही साथ इसके उत्तर में मेडिटेरियन भूमध्य सागर है। तो इस तरीके से अगर हम मिस्र को देखें तो मिस्र दो तरफ से रेगिस्तानी क्षेत्र और दो तरफ से समुद्री क्षेत्र से घिरा हुआ दिखाई पड़ता है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न फिर आता है कि क्यों मिस्र की ऐसी भौगोलिक परिस्थिति होने के बावजूद मिस्र में ऐसी एक विशाल सभ्यता का उदय क्यों हो पाया। तो उस प्रश्न का उत्तर हम तुरंत आपको देंगे और वो सबसे बड़ा उत्तर है नील नदी। नील नदी को मिस्र के वरदान के तौर पर भी देखा जाता है, नील नदी को मिस्र के जीवन रेखा के तौर पर देखा जाता है, नील नदी को मिस्र में एक पवित्र नदी के तौर पर पूजा जाता है और उसका सबसे प्रमुख कारण ये है क्योंकि नील नदी मिस्र को वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराती है जिसके माध्यम से वहाँ पर मानव संसाधन, खासकर मानवों के द्वारा उपज के कार्य किए जाते हैं, संसाधनों की वृद्धि होती है जिसके माध्यम से मिस्र का कार्य चलता है वर्तमान में और पूर्व में भी सभ्यता के उदय होने में इसका महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब हम बात करेंगे कि नील नदी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और नील नदी से जुड़ा एक वर्तमान प्रसंग भी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। नील नदी क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। तो अगर हम नील नदी के बारे में बात करें तो नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है और नील नदी की प्रमुख 3 धाराएं हमें प्राप्त होती हैं। पहली धारा जो कि बुरुंडी के पास से निकलती है और विक्टोरिया लेक से ये धारा निकलती है, इसको हम वाइट नील के नाम से जानते हैं, सफ़ेद नील इसे कहा जाता है। नील नदी ये एक तरीके से ये एक ट्रिब्यूटरी है नील की जो कि बुरुंड नामक जगह से निकलती है, विक्टोरिया लेक है वहाँ पर। ये विक्टोरिया लेक नील नदी का उद्गम स्थल है और यहीं से नील नदी निकलती है और ये आप देख सकते हैं दोनों मैप्स में, यहाँ से बुरुंडी से नील नदी निकल रही है, विक्टोरिया लेक से ये नदी निकल रही है और ये नदी आगे निकलते हुए आप देखेंगे ये वाइट नील है और यहाँ से एक स्थान से, यहाँ से इथोपिया से ब्लू नील निकल रही है और ये दोनों नील नदी खातरूम नामक स्थान पर मिलती हैं एक दूसरे से और वहाँ से ये नदी निकलने के बाद आगे बढ़ती है और लेक नज़र से होते हुए ये नदी इजिप्ट में बढ़ती है। आप इस मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं लेक विक्टोरिया से निकल करके छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज इसके साथ मिल रही हैं। यहाँ पर वाइट नील सूडान के पास यहाँ पर मिलती है खातरूम नामक जगह पर। उसके बाद धीरे धीरे इसका कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाता है और लेक नज़र से होते हुए ये इजिप्ट में प्रवेश करती है। बीच में इथोपिया भी पड़ता है, इथोपिया जो कि ब्लू नील का उद्गम स्थल है और वाइट नील का उद्गम स्थल आपका लेक विक्टोरिया है। तो इस तरीके से ये ब्लू, वाइट नील और ब्लू नील और अल्बेरा, एक और शाखा है अल्बेरा, ये तीनों शाखाएं मिल करके मिस्र में प्रवेश करती हैं। नील अपने पूरे विकसित स्वरूप के साथ मिस्र में प्रवेश करती है और एक लंबे दूरी तय कर करके आती है
और वो सारी लंबी दूरी तय करने के कारण अपने साथ बहुत सारे अवसाद को लेकर के भी चलती है। और मिस्र में जब ये प्रवेश करती है तो एक विकराल रूप के साथ प्रवेश करती है और अपने उन सारे अवसादों को जो वो एक लंबे समय तक कैरी करते हुए आती हैं, उस सारे अवसाद को वो मिस्र में उड़ेल देती हैं और उड़ेलने के बाद मेडिटेरियन सागर में ये गिर जाती है। अगर हम बात करें तो ये नदियों की प्रकृति भी है। नदियाँ अपने साथ अवसादों को लेकर के चलती हैं और अवसादों को वो धीरे धीरे, जैसे कि आप देखेंगे अगर भारत के संदर्भ में हम बात करें तो गंगा एक बहुत प्रमुख नदी है और गंगा के उद्गम स्थल को हम देखें तो पहाड़ी क्षेत्र से जब वो बहती है तो बड़ी तीव्र गति से बहती हैं और जब दून एरियाज़ में आती है तो धीरे धीरे उनकी गति में धीमापन आता है और जब मैदानी एरिया में आ जाती हैं तो उनकी गति और धीमी हो जाती है और अपने द्वारा लाए गए उन सारे अवसादों को वो धीरे धीरे लेके चलती है। और अगर भारत के संदर्भ में एक और चीज़ देखें वो ये कि पटना के बाद अगर आप देखें तो गंगा नदी में एक और विशाल पार्ट हमें दिखाई पड़ेगा। एक विशाल पार्ट के साथ वो चलती हैं और कलकत्ता के आगे बंगाल की खाड़ी में पहुंचने से पहले सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं और उन सारे अवसाद को वहाँ पे पलट देती हैं। तो इसी तरीके से नील नदी के साथ भी अगर आप देखें तो विक्टोरिया झील से निकलने के बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है अपनी विभिन्न शाखाओं को लेते हुए। वाइट नील, ब्लू नील और बाद में अल्बेरा, ये तीनों शाखाएं जब पूरी तरीके से मिल जाती हैं और उन शाखाओं के साथ ये नदी मिस्र में प्रवेश करती है और उन सारे अवसादों को लेकर के वो जब नील के क्षेत्र में मिस्र के क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो सारे अवसाद को वहाँ पर पलट देती है और उन अवसाद को पलटने के कारण मिस्र में एक उपजाऊ क्षेत्र का निर्माण हो जाता है और उसी उपजाऊ क्षेत्र में कृषि के द्वारा धीरे धीरे मिस्र में आर्थिक संपन्नता की स्थिति आती है। अगर हम मिस्र की सभ्यता को देखें तो ये माना जाता है कि 5000 ईसा पूर्व के आसपास लीबिया के रेगिस्तान क्षेत्रों में, सूडान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में विभिन्न प्रजातीय लोग रहते थे, मूव करते थे, नोमैडिक लोग रहते थे जो मूव करते रहते थे 5000 ईसा पूर्व के आसपास। और जब मौसम बहुत ज़्यादा शुष्क हो गया तो ये लोग धीरे धीरे नील नदी के किनारे पहुंचने लगते हैं और वहाँ पर अपनी बस्तियों का निर्माण करते हैं और धीरे धीरे यही बस्तियाँ आगे चल के सभ्यताओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और ये बस्तियाँ जब बसनी शुरू होती है 5000 ईसा पूर्व के आसपास नील नदी के किनारे, तो वहीं पर धीरे धीरे ये सभ्यता का विकास प्रारंभ होता है और 4241 ईसा पूर्व तक आते आते मिस्र में इस सभ्यता की नींव तैयार हो जाती है। मिस्र के संदर्भ में माना जाता है कि मिस्र सभ्यता में राजतंत्र की व्यवस्था थी और यह राजतंत्र मिस्र में 4241 ईसा पूर्व में प्रारंभ हो जाता है। 30 राजवंश हमें मिलते हैं। 332 ईसा पूर्व तक मिस्र की सभ्यता का यह दौर चलता रहता है और 332 ईसा पूर्व में जब यूनानी साम्राज्य मिस्र के क्षेत्र में आक्रमण करता है, प्रमुख रूप से अलेक्जेंडर जिसे कि हम सिकंदर के नाम से भी जानते हैं, वह मिस्र में प्रवेश करता है और एक नगरी बसाता है जिसको हम अलेक्जेंडरिया या सिकंदरिया के नाम से जानते हैं। उसके बाद मिस्र में इस सभ्यता की समाप्ति होती है। तो एक लंबे समय तक मिस्र में सभ्यता फलती फूलती रहती है। और इस सभ्यता के संदर्भ में एक और अगर हम प्रारंभिक दौर की बात करें, जब यहाँ पर बस्तियों का निर्माण हो रहा था नील नदी के किनारे, तो धीरे धीरे ये बस्तियाँ जब बसनी शुरू होती हैं तो मिस्र के शुरुआती दौर में जब यहाँ पर ये 30 राजवंश हुआ करते की स्थिति प्रारंभ होती है 4241 ईसा पूर्व में, तो उस दौरान हम देखते हैं कि मिस्र 2 प्रमुख भौगोलिक भागों में बटा हुआ दिखाई पड़ता है। एक तरफ अपर मिस्र जिसे हम उत्तरी मिस्र कहते हैं, और दूसरी तरफ दक्षिणी मिस्र। मिस्र 2 भागों में बटा हुआ दिखाई पड़ता है अपने सभ्यता के प्रारंभिक चरण में। और 3100 ईसा पूर्व के आसपास मेनिज नामक एक प्रमुख शासक के द्वारा इन दोनों नगरों को एक कर दिया जाता है और ये दोनों नगर मिलकर के एक संपूर्ण मिस्र की नींव रखते हैं और ये सभ्यता और अपने विकास के चरम स्थिति पर पहुंचने के लिए अग्रसर हो जाती है। लेकिन
एक और चीज़ है वो ये कि जब हम मिस्र के इस प्रारंभिक दौर को देखें तो उत्तरी और मिस्र जब दो अलग अलग भागों में बटा हुआ दिखाई पड़ता है, तो यहाँ पर हमें दो अलग अलग देवता भी प्राप्त होते हैं, ओमान और रे, जो कि सूर्य से अपना एक्सिस्टेंस मानते थे, उत्पत्ति मानते थे। और फ़राओं का चलन, शासक जिसको कि फ़राओं के नाम से जानते हैं, उनका चलन वहाँ पे प्रारंभ हो जाता है। पूरा मिस्र विभिन्न नगर राज्यों में बटा हुआ दिखाई पड़ता है। यहाँ पर नगर राज्यों को नोम कहा जाता था। तो इन नगर राज्यों की स्थिति को वहाँ पर बनाया जाता है और धीरे धीरे यही नगर राज्य आगे चल के एक विस्तृत सुव्यवस्थित राजतंत्री प्रणाली में बदलते हैं और विश्व में मिस्र की सभ्यता को एक नवीन आयाम प्रदान करते हैं। तो आज इस लेक्चर के माध्यम से हम लोगों ने वह भौगोलिक परिस्थितियों को समझा जिसकी वजह से नील नदी एक महत्वपूर्ण घटक के तौर पर मिस्र की सभ्यता में दिखाई पड़ती है और नील नदी की वजह से ही मिस्र एक फलती फूलती सभ्यता को जन्म देने में एक प्रमुख स्थान के तौर पर दिखाई पड़ता है। अगर हम विश्व की सभ्यताओं को देखें, विश्व के विभिन्न भागों में जो भी सभ्यताएं हुई हैं, उन सभ्यताओं के उदय होने में नदी घाटियों का विशेष महत्व रहा है। नदियों के द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी के कारण जो उपजाऊ क्षेत्र डेवलप होता है, उस उपजाऊ क्षेत्र में मानव ने अपना निवास बनाया। जब कृषि का प्रारंभ होता है तो वही उपजाऊ क्षेत्र मानव के लिए उत्पादन का सबसे प्रमुख केंद्र बनता है और जब उत्पादन की स्थिति बेहतर हो जाती है तो आर्थिक व्यवस्था की बहाली होती है और जब आर्थिक व्यवस्था बेहतर होती है और साथ ही साथ इच्छा शक्ति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और क्या होता है, धीरे धीरे शहरी व्यवस्था का प्रारंभ होता है, भवन निर्माण प्रारंभ होता है, कला एवं संस्कृति के विभिन्न घटक आने शुरू हो जाते हैं, विभिन्न उद्योग धंधे शिल्प का प्रारंभ हो जाता है। एक और चीज़ जो मिस्र के सभ्यता के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कि मिस्र की कला बहुत महत्वपूर्ण है और मिस्र के संदर्भ में जो हमें जानकारी मिलती है ज़्यादातर मिस्र की सभ्यता के संदर्भ में, वह मिस्र की सभ्यता की जानकारी हमें ज़्यादातर मिस्र की ही इन्हीं कलाओं के माध्यम से मिलती है। उद्गृत कला, वास्तुकला, यहाँ की चित्रकला, मूर्ति कला, ये बहुत महत्वपूर्ण कलाएँ हैं। गौड़ कलाएँ, ये बहुत महत्वपूर्ण कलाएँ हैं जो कि मिस्र की सभ्यता के संदर्भ में जानकारी प्रदान करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आज इस टॉपिक के माध्यम से हम लोगों ने समझा कि मिस्र की भौगोलिक स्थिति क्या है और नील नदी क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, जिसके कारण नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है और ये माना जाता है कि अगर नील नदी उस स्थान पर ना होती तो मिस्र में कभी भी इतनी विशाल सभ्यता का उदय ना हो पाता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे पुनः ये बात कहना चाहूँगा कि मैं उड़ान द फ्लाई के इस YouTube चैनल से आपके सामने प्रस्तुत हूँ और आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप लाइक और कमेंट के माध्यम से मेरे वीडियोस में अपनी जिज्ञासा को शांत करेंगे और मैं प्रयास करूंगा कि आपके कमेंटों को एक विशेष लेक्चर्स के माध्यम से समझाने का प्रयास करूं। आपने कमेंट किए, मुझे बहुत अच्छा लगा और उन कमेंटों को मैं कोशिश करूंगा कि मैं टेक्स्ट के माध्यम से भी आपको समझा दूं, लेकिन बेहतर तरीका ये नहीं होगा। बेहतर तरीका ये होगा कि हम और आप एक संवाद करें, एक लेक्चर करें और मैं कोशिश करूंगा कि सप्ताह के अंतिम में जब हम बात कर चुके हों 2-3 लेक्चर में, तब आपके कमेंट के माध्यम से आपका जो कमेंट आया है उनके ऊपर एक विशेष लेक्चर रखूं और आपकी जिज्ञासाओं को पुनः वीडियो के माध्यम से ही सॉल्व करने का प्रयास करूं ताकि आप बेहतर तरीके से अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकें। मैं फिर आपसे कहूँगा, उड़ान द फ्लाई के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम और आप जुड़ पाएँ और हमें एक प्रोत्साहन मिले और उस प्रोत्साहन की वजह से हम और बेहतर से बेहतर सामग्री आप सबके सामने लेकर के प्रस्तुत हों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका फिर से आभारी हूं कि आप हमें पसंद कर रहे हैं और आपकी पसंद करना ही हमारे ऊपर एक हमें उत्सुकता प्रदान करने की प्रक्रिया को बढ़ाता है। धन्यवाद।